नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी फिलहाल 6 हफ्ते के आसपास का वक्त बाकी है जबकि आम चुनावों की घोषणा हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 3.0 के लिए तैयार हैं वो। नरेंद्र मोदी 3.0 किसी मार्केटिंग एजेंसी या किसी तरह के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी ज़रूरत नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी ही प्रोडक्ट हैं और ख़ुद नरेंद्र मोदी ही मार्केटिंग मैनेजर हैं। फिलहाल मैं मानूंगी कि अब से लगभग 100 दिनों के बाद देश में एक नई लोकसभा तो होगी, लेकिन क्या नया प्रधानमंत्री होगा या नहीं, इस पर सबकी नज़र है, मेरी भी नज़र है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया अलायंस बाकी है या नहीं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए। अब बिहार के बाद झारखंड की बारी थी। झारखंड में औंधे मुँह गिरा जो बीजेपी और बीजेपी की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश से खबर ये आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ जाने की तेज संभावनाएं हैं। अभी इसको कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन लगभग कमोबेश लगता है कि ये बात सही हो रही है साबित। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी ये जानने के लिए, देश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये जानने के लिए जाने माने नेता कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा इस वक्त मौजूद हैं। पवन खेड़ा चेयरमैन हैं मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं। टेलीविज़न की दुनिया का वो जाना माना चेहरा हैं जिनकी एक आवाज़ से मैं कहूँगी कि जो रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी से जो अटैच्ड एंकर्स हैं उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। पवन खेड़ा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो खबरें आ रही हैं खासकर आरएलडी से जुड़ी हुई, आप भी सुन रहे हैं? मीडिया के मार्फत या सोशल मीडिया के मार्फत सुन रहा हूँ। अधिकृत रूप से आधिकारिक तौर पे कोई ऐसी बात सुनाई नहीं दी। लेकिन अगर आरएलडी जाती है आपके लिए धक्का होगा? मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि आरएलडी कहीं जा रही है। चौधरी साहब जब थे वो भी उनके जो आखिरी दिन थे उनमें मेरी 1-2 बार उनसे मुलाकात हुई थी चौधरी अजीत जी से। तो वो एक तरह से भरे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो मुझे लगता नहीं है कि जयंत जी इस तरह से कुछ करेंगे। अभी आप मुझे बताइए, मैं आपसे उन दिनों में बात कर रही हूँ जब बिहार कामयाब हो चुका नरेंद्र मोदी के लिए, झारखंड नाकाम हो चुका उनके लिए। ऐसे वक्त में अभी इंडिया अलायंस के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर सोच क्या है? नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार नरेंद्र मोदी 3.0 के लिए तैयार हो जाइए। राज्यसभा के भाषण में भी उन्होंने ये बात कह दी है। क्या कांग्रेस पार्टी 3.0 के लिए तैयार हो रही है नरेंद्र मोदी की? वो एक ऐसा शख्स है जो अपने आप को इस देश से भी ऊपर मानता है, अपनी पार्टी से भी ऊपर मानता है, अपने संगठन से भी ऊपर मानता है। मुझे लगता है वो वाकई अपने आप को विश्वगुरु मानने लग गए। तो ये कोई नरेंद्र मोदी 3.0 नहीं होने वाला, ये इंडिया 1.0 होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी के राम मंदिर बना देने के बाद, मैं अपने को फिर से दुरुस्त कर रही हूँ, आम जनता ये समझती है कि नरेंद्र मोदी ने ही मंदिर बनाया है। आप और मैं कहते रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पे बना है। वो अपने आप को अब नेता तो नहीं मानते, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी देवता मानते हैं। तो अगर वो खुद भी अपने को मान लें तो क्या हर्ज है? जब कोई इंसान अपने आप को देवता मानने लग जाता है उसका डाउनफॉल उस दिन से शुरू हो जाता है। ये इतिहास इस बात का की गवाही देता है। आप अपने आप को इंसान तो बनाइए, पहले देवता बनने चले हो। और इंसान वो नहीं होता जो कहता है कि साहब गाड़ी के नीचे कोई पिल्ले मर भी जाएं तो दुख होता है। वो इंसान नहीं हो सकता। तो पहले इंसान बनने की उनकी जो यात्रा है बहुत लंबी है अभी। मुझे ये बताइए पवन खेड़ा जी कि जो मंदिर के इर्द गिर्द पूरी राजनीति है, इस राजनीति को 30 साल से ज़्यादा गुजर गए। अक्सर ये कहा जाता था कि मस्जिद तोड़ने के लिए वोट मिलता है, मंदिर बनाने के लिए वोट नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं राम भक्तों की जो पूरी भीड़ उमड़ रही है अयोध्या में, अयोध्या केंद्रित पूरा एक तरह से ये पूरा इलेक्शन कैंपेन होने जा रहा है। एक तरह की स्पिरिचुअल कैपिटल, एक आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात हो रही है। फ्लाइट्स वहाँ पर जा रही हैं। पहले रोज़ 5 लाख लोग गए और अभी लगातार 2-3 लाख लोग सिर्फ उत्तर भारत नहीं पूरे भारत से जा रहे हैं। क्या आपने इसको इस तरह से इसका तस्वुर किया था, इमेजिन किया था कि मंदिर का इस तरह का इम्पैक्ट होगा? सवाल का एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये लोग जो मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है इनमें सभी नरेंद्र मोदी के वोटर बन जाएंगे? इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स हैं, जा रहे हैं। उसमें क्या हो गया? अपनी श्रद्धा के हिसाब से जा रहे हैं। इसका मतलब थोड़े कि वो बाहर निकल के मोदी को वोट देने लग जाएंगे। ये एक ऐसे आदमी की हम बात कर रहे हैं जो एक काबिल इवेंट मैनेजर है। मैं नहीं कहता, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी कहते हैं, जो पार्लियामेंट तक को एक इवेंट बना देता है, पार्लियामेंट की स्पीच को एक इवेंट बना देता है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री आ जाए वो एक इवेंट हो जाता है। जैसे कि पिछले 70-75 साल में पार्लियामेंट में किसी प्रधानमंत्री ने बोला ही ना हो।
इनको लगता है इनके मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है वो मोती बिखर रहे हैं और सबको देखना चाहिए, पूरे विश्व को देखना चाहिए कि साहब मोती आ रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, आप भी उसी ढंग से जीत कर आए हो जैसे हम लोग सब जीत कर आते थे। आगे भी जो प्रधानमंत्री बनेंगे आप ही के तरह वोट लेकर आएंगे, ईवीएम हो या ना हो। लेकिन आप अपने आप को क्या समझने लग गए हैं, ये सोचकर हंसी आती है। आप सोचते हो कि कांग्रेस में हम लोग सब व्याकुल हो रहे होंगे, ये मनोरंजन दे रहे हैं हम सबको। ये इस तरह का प्रधानमंत्री कभी देखा है आपने, जो ऐसे लगता है कि परेश रावल से ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं पार्लियामेंट में भाषण देने। आप कभी आंख बंद करके परेश रावल को सुनिए और आंख बंद करके नरेंद्र मोदी को सुनिए, ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो मुझे लगता है विश्व गुरु के जो गुरु हैं वो परेश रावल हैं। परेश रावल का ही नाम क्यों लिया आपने, ऐसे क्या? मैंने कई बार आंख बंद करके सुना, दोनों की टोन एक जैसी। मुझे लगता है पूरी ट्रेनिंग परेश रावल से लेकर बैठे हैं ये साहब। लेकिन लोगों को बिजी तो रख रहे हैं, मनोरंजित तो कर रहे हैं। अब देखिए, पहले कोविड हुआ तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो थालियां बजाइए, फिर उन्होंने कहा कि फूल बरसाइए, फिर वो कहते हैं कि दिया जलाइए, अब भी वो कह रहे हैं कि दिवाली मनाई जाएगी। तो हर कुछ दिन बाद जनता को काम तो दे देते हैं नरेंद्र मोदी। उन्हें ये लगता है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, दो बार चढ़ गई, बार बार चढ़ाएंगे। लोग क्या मूर्ख हैं, लोग समझते नहीं है क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो वक्त ऐसा था कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम सब वल्नरेबल थे, हम सब के परिवारों में कोई ना कोई अस्पताल में था, ऑक्सीजन के लिए मारा मारा फिर रहा था, मर भी रहे थे, हमारे कई लोग गए, परिवार के भी लोग गए। तो उस वक्त जब आदमी एकदम मुझे लगता है आत्मविश्वास खत्म हो चुका होता है, किस पर विश्वास करें, कोई सहारा, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। उस वक्त उन्होंने कहा थाली बजाओ, लोग थाली बजाने लग गए। तो इनको लगता है ये जो कहेंगे वो हो जाएगा। इस देश में 36% से ज्यादा वोट इनको अभी भी नहीं मिलते। आज भी 60 से ऊपर % लोग हैं जो इनके खिलाफ हैं, जो इनकी बातों के खिलाफ हैं। वो अलग बात है कि सुनाई सिर्फ ये देते हैं क्योंकि सुनाने के जो यंत्र हैं, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो इनके हाथ में है। लेकिन पवन जी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए सैद्धांतिक रूप से ये भी कहूंगी, आपने कहा कि जो वो कहते हैं क्या वो हो जाएगा, ऐसा समझते हैं। ऐसा होते हुए तो हम देख रहे हैं। जब वो कहते हैं डीपी बदल दो तो लोग डीपी बदलने लगते हैं, वो कहते हैं झंडे लगाओ, लोग अपने घरों पर, सोसाइटीज़ में झंडे लगाने लगते हैं, लोग दिए जलाने लगते हैं। उन्होंने दिवाली की तारीख बदल दी कि राम आ गए हैं वापस और अब जो है आप दिवाली मनाइए। तो नरेंद्र मोदी शंकराचार्यों से ऊपर हो गए। शंकराचार्यों ने ये कहा कि भाई नहीं, इस तरह से अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को लोग कह रहे हैं कि भाई ये झूठे शंकराचार्य हैं। ये सब बातें ना मानकर अगर आम जनता, और मैं अगर आपकी बात को मान भी लूँ कि 40% लोग भी ये मानने को तैयार हैं जो भी नरेंद्र मोदी कहते हैं, और हमेशा अगर इनको 40% वोट भी मिलता रहे तो हमेशा पावर में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा 40% वोट ही मिलता रहेगा। लोगों को भी अपनी हकीकत, अपनी जिंदगी की हकीकत दिखने लगती है कि साहब मेरी जेब में महीने के 10 तारीख को ही पैसे खत्म होने लग गए, मेरे बच्चे की फीस मुझे जमा करानी है और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को पेट्रोल गैस सिलेंडर कितना महंगा है, मेरे बेटे की या बेटी की नौकरी नहीं लग रही। ये जो ज़मीनी हकीकत है, जब इससे वो वाबस्ता होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि साहब मैं मूर्ख बना, और वो कई लोगों को समझ में आने लग गया है। हमें क्या होता है, सोशल मीडिया और मीडिया पे जो दिखता है वो लगता है कि यही हिंदुस्तान है। असली हिंदुस्तान वो नहीं। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप कभी जाइए, आपको दिखेगा जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखा था। असली हिंदुस्तान की कंसर्न्स अलग हैं, उसकी दुख अलग हैं, उसकी अपेक्षाएं अलग हैं। उसको इस सरकार से या नरेंद्र मोदी के नारों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। आपकी बात पे मैं दोबारा वापस लौटती हूँ कि आप जिक्र कर रहे हैं कि इधर 38-40% लोग मिल रहे हैं, वोट मिल रहे हैं, लेकिन क्या जो 60% है उसमें तो आपको वोट नहीं मिल रहा। आपको 60% तो नहीं मिल रहा, आप तो वही 18-20 पे टिके हुए हैं। तो आपका क्या प्लान है? और मैं इसीलिए अलायंस पे आना चाहती हूँ। उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी जिक्र करूंगी, जो ये आपका दूसरा वर्जन है भारत जोड़ो यात्रा का। सबसे पहले मुझे बताइए कि जो अलायंस की फिलहाल तस्वीर है, माइनस नीतीश कुमार या माइनस मान लेते हैं जयंत चौधरी, अब जो दिख रही है तस्वीर, मुझे ये बताइए कि आपका किस तरह से उस मैप को देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जी कोई ऐसा नहीं था कि हमारे तमाम सदस्यों को जानकारी नहीं थी या शक नहीं था कि ये जाएंगे, क्योंकि इनकी जो रुख था वो बदला बदला सा सुनाई दे रहा था, नज़र आ रहा था। लेकिन एक आदमी जब लगातार कई बार यू टर्न्स ले लेता है, 2 यू टर्न से 1 शून्य बनता है, आप सोचिए 4 यू टर्न्स ले चुके हैं, तो इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बिहार में भी लग गया है। तो जो वोट नीतीश कुमार जी को 2019 में मिलता था वही 24 में मिलेगा, मैं नहीं मानता, कोई नहीं मानेगा यह बात, क्योंकि वो
अपनी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के सबसे बड़े सूत्रधार अगर उस वक्त चले गए, वो दूर उस पार चले गए, तो आपको नहीं लगता आपको नुकसान हुआ है? अब वो तमाम अपने जो वोटर्स हैं, जो उनका सपोर्ट है, वो भी उनके साथ चला जाए, मैं ये नहीं मानता। कितना चला जाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई डेंट इंडिया अलायंस को उनके जाने से होगा, क्योंकि लोगों मीडिया की वजह से भी और सोशल मीडिया की वजह से भी इतना भी लोगों को समझ में आ रहा है कि साहब पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में उनके नेता की हंसी उड़ रही है कि साहब कितनी बार पलटोगे। लेकिन जिस बात को मैं समझती हूँ, मुझे उम्मीद है आप भी समझते होंगे, कि सबसे बड़ी कोशिश ये है बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कि जो भी विपक्ष के शासित राज्य हैं, जितने भी 2-4 बचे हैं, उनमें भी बीजेपी समर्थित या बीजेपी की सरकारें इंस्टॉल कर दी जाएं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ जाए लोकसभा चुनाव के लिए। आपको नहीं लगता कि बिहार हाथ से जाना ये आपके लिए नुकसानदेह हुआ कि अलायंस के पास नहीं है, अब बिहार जो शासन प्रशासन है वो चला गया बीजेपी के हाथों? अभी तो ये अपने खुद के विधायक बचाते हुए घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, विधायकों में भी अब रोष है, जेडीयू के विधायकों में बहुत भारी रोष है कि साहब आप हमसे तो बिना पूछे आप निर्णय ले लेते हो। रही बात हर राज्य में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ये प्रयोग कर रही है उसकी, तो जिस व्यक्ति को इतना आत्मविश्वास होता है कि अब की बार 400 पार, वो इस तरह के हथकंडे तो नहीं अपनाता। अरे आप तो जीत ही रहे हो, तो फिर आपको ये इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाने पड़ रहे हैं? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और मैं आज भी थोड़ी देर पहले यही बात सोच रही थी कि जिस कॉन्फिडेंस का वो जिक्र कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बातें करनी पड़ रही हैं, उन्हें बिहार मैनेज करना पड़ रहा है, झारखंड मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की, क्या आपने भी इसको नोटिस किया, क्योंकि आप जाहिर है अब आपको उसके हिसाब से रणनीति बनानी होगी, कि अब चाहे वो गोवा का हम जिक्र कर लें या अभी राज्यसभा के हम बयान का जिक्र कर लें, उससे पहले लोकसभा की स्पीच का हम जिक्र कर लें, नरेंद्र मोदी मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। शायद वो समझते होंगे कि मंदिर एक आस्था का विषय है। जिन लोगों की उस मंदिर में आस्था है, किसी भी मंदिर में आस्था है, उनके लिए वो मंदिर एक आस्था का केंद्र हो सकता है। वहाँ से आप राजनीति चलाएंगे तो आपकी राजनीति नहीं चल पाएगी। लेकिन आरोप तो यही है कि मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। चलाएं, कोशिश करें, कोशिश करके देख लें। लेकिन लोग समझते हैं कि एक विवाद था, 2 कौमों के बीच में विवाद था। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आई कि जो अदालत कहेगी वो स्वीकार्य होगा, और अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं, वो अलग बात है। लेकिन अदालत के फैसले के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने हमेशा एक स्टैंड रखा था कि साहब अदालत कहेगी तभी वही निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी तब कहती थी साहब आस्था में अदालत का क्या काम। अडवाणी जी को मैंने खुद सुना है ये बोलते हुए, ये तो आस्था का विषय, इसमें अदालत का क्या काम। फिर इनको भी इस बात पर आना पड़ा, नहीं साहब अदालत जो कहेगी। क्या अदालत बताएगी कि राम कहाँ पैदा हुए हैं? उनका बयान था, आपने भी सुना था। तो अदालत ने निर्णय लिया और मंदिर बना, और उस निर्णय को किसी कौम ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया, और मंदिर बना। उसमें उसके बाद राजनीति करना तो ये दर्शाता है कि आपके मन में न श्रद्धा थी, न आस्था थी भगवान राम के प्रति। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना था। लेकिन पवन जी, ये समझ में नहीं आता। चलिए, बीजेपी जो कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इस पूरे मंदिर के मुद्दे पर भी आखिरी लम्हे तक आपके तमाम प्रवक्ताओं में इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि स्टैंड क्या लेना है। एक तरफ आप ये देखिए, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राहुल गांधी एक तरह का स्टैंड ले रहे हैं। आखिर में जाके पता चला कि पार्टी आलाकमान से ये मैसेज आया है कि भाई हम जिसको मैं कहूँगी एक तरह का पॉलिटिकल करेज दिखाया, पार्टी ने बहुत देर से दिखाया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। इंडिया अलायंस में भी इसको लेकर एक राय नहीं थी। अखिलेश यादव कुछ और कह रहे थे कि हाँ पहले प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, इसके बाद मैं परिवार के साथ पहुंचूंगा। उनकी पत्नी तस्वीरें लगा रही थी भगवान राम की, अपने ट्वीट कर रही थी। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि वहां पर आपके नेता कहते पाए गए कि देखिए ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया। इसको लेकर इतनी असमंजस की स्थिति थी। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए? आपको नहीं लगता कि वो लम्हा आपने मिस कर दिया जहां देश को ये बताना था कि आप बीजेपी की राजनीति के खिलाफ खड़े हुए हैं? आपको लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी इतना दबाव डाला है कि उनके लिए भी स्टैंड लेना आसान नहीं है? मैं नहीं मानता कि हम लास्ट मोमेंट तक रुके रहे। हमने ये निर्णय लगभग 22 तारीख से 12 दिन पहले लिया और सार्वजनिक किया। ये जो जिस प्रेस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो 3 नेता थे जिनको आमंत्रण गया था, वो 22 तारीख से 10 या 12 दिन पहले हम लोगों ने इसको घोषणा किया था। तो कहीं असमंजस था नहीं। और एज अ पॉलिटिकल पार्टी मेरा ये
काम नहीं है कि मैं बोलूं कि आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। जिसको जाना है वो जाए, पार्टी थोड़ी निर्णय लेगी कि कौन मंदिर जाएगा और कौन नहीं ये जाएगा। तो राजनीतिक कार्यक्रम था। हाँ। हम ये मानते हैं, जिनको बुलाया गया उनका ये मानना था कि ये राजनीतिक कार्यक्रम था। मेरा ये मानना है राजनीतिक कार्यक्रम था। लेकिन अब हिमाचल के हमारे कुछ नेता हैं, उनको आमंत्रण आया, वो जाना चाहते थे, उनको किसी ने रोका तो नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को ही जाना चाहती थी, उनको किसी ने रोका तो नहीं। न ये काम किसी राजनीतिक दल का है, वो भले भाजपा हो कि साहब आप आमंत्रण दे रहे हैं, भगवान के दरवाजे पे किसी को जाना है, वो किसी से अनुमति लेकर जाएगा, वो किसी के निमंत्रण से जाएगा। ये तो कमाल का प्रोग्राम था साहब। जिसको जाना है वो जाएगा और जब जाना है वो जाएगा। ये निर्णय लेने वाले नरेंद्र मोदी तो हो नहीं सकते, सरसंघचालक या जो भी वो कहलाते हैं मोहन भागवत तो ले नहीं सकते। ये निर्णय कांग्रेस पार्टी भी नहीं ले सकती कि साहब आप जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, इसी दिन जाएंगे, इस दिन नहीं जाएंगे। दावत तो वैसे ही दे रहे थे, न्योता तो दे रहे थे कि तो वो नहीं गए। कोई खास लोग हैं, वो भगवान श्री राम ने उनको इस बात का मैंडेट दिया है कि आप बुलाइए, कि वो राम लौट आए हैं तो वो बताएंगे कैसे। नहीं, राम लौट आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन राम को लाने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी उंगली पकड़ के ला रहे हैं। अरे साहब, हम सब तो बचपन से दादी नानी की कहानियां सुनते थे कि भाई भगवान राम की उंगली पकड़कर हम ये नैया पार करेंगे। और यहां तो है साहब, इतने बड़े आदमी हैं विश्वगुरु जी हमारे, कि भगवान राम की उंगली पकड़ के ला रहे हैं। ऐसा पोस्टर हम देखकर तो आश्चर्यचकित रह गए। नहीं तो लोग वो तो कह रहे हैं कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, और जनता ये कह रही है कि हम वोट उन्हीं को देंगे जो राम को लेकर आए हैं। जो बताया जा रहा है, अगर सोशल मीडिया को एक तरह से एक आईना मान लें कि समाज में अभी क्या हो रहा है, तो बताया जा रहा है कि देखिए 500 साल की जो नाइंसाफ़ी है उसको नरेंद्र मोदी ने सही किया है। ऐतिहासिक जो गलतियां थीं, जो ऐतिहासिक गुनाह थे, उनको नरेंद्र मोदी ने सही किया है और हिंदुओं को वाकई उनका वो अधिकार दिलवा दिया। मुसलमानों के पास मक्का है, ईसाइयों के पास वेटिकन है, अब जो है वो हिंदुओं के पास भी अयोध्या है। इस पूरी बहस में तो मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, क्योंकि इसकी कई सतहें, कई तहें हैं, कई लेयर्स हैं इसमें, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसी बात का श्रेय लेते हैं तो वैसे ही आपको संशय हो जाना चाहिए। सबके सामने है पूरा इतिहास। इस राम मंदिर के बनने से पहले का इतिहास भी सबके सामने है। उसमें किसको क्या योगदान है, अदालत का क्या निर्णय आया, उसकी क्या भूमिका है। उसके बाद अगर कोई श्रेय लेने के लिए आगे आ रहा है तो समझ लीजिए वो कोरी राजनीति कर रहा है। आप इस पर स्टैंड नहीं लेना चाहते? नहीं, स्टैंड क्लियर है हमारा। स्टैंड में तो हमेशा, मैं तो आपको कह रहा था जब अडवाणी जी बोलते थे कि आस्था में अदालत का क्या काम है, तब भी हमारा स्टैंड था अदालत। भाई, दो लोगों की लड़ाई होती, मेरी आपकी आज लड़ाई हो जाती है और समझौता ये कराने आ जाते हैं और नहीं करा पाते, अदालत में ही जाएंगे ना। आपको लग रहा है ये इलेक्शन आइडियोलॉजिकल है या ये इलेक्शन आम लोगों के रोजमर्रा के मुद्दे पर होगा? क्या ये आपको लगता है विचारधारा का चुनाव है? ये रोजमर्रा की जो मुसीबतें लोग झेल रहे हैं, आप सोचिए अरफा जी, जिस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हो, जिस देश में 1 घंटे में 1 किसान आत्महत्या कर रहा हो, वहां आप और क्या मुद्दा ला सकते हैं? कोशिश कर लीजिए। मोदी जी कर रहे हैं कोशिश, आज से नहीं कर रहे, लगातार 10 साल से। रोज नया इवेंट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? रोज नए विवाद पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ये मनोरंजन नहीं करेंगे, अगर लोगों को व्यस्त नहीं रखेंगे तो सब लोग मिलकर इन्हें व्यस्त कर देंगे। ये व्यस्त नहीं रहना चाहते, जिस काम के लिए बने हैं वो काम नहीं करना चाहते, या आता नहीं है करना। मुझे तो पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी को, न मुख्यमंत्री जब थे तब काम करना आता था, ना अब जब प्रधानमंत्री हैं तब काम करना आता है। इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स में सबको बिजी रखते हैं। भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, भाजपा जिस तरह से अपने को पेश कर रही है इस चुनाव में जो होने वाले हैं, अब से मैंने कहा कि 100 दिनों बाद नई पार्लियामेंट होगी, 6 हफ्ते के भीतर जो है वो शुरू हो जाएगा पूरा चुनाव का कार्यक्रम। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, एक सेक्युलर लिबरल कंट्री हुआ करता था जिससे आप सबको नुकसान पहुंचा। हम जो हैं सत्ता में आ गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 5 साल और दीजिए, हम धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक ऐसा इलेक्टोरेट है जो उनकी इस बात को पसंद करता है, आकर्षित होता है, उन्हें वोट देता है। कांग्रेस पार्टी के पास ऑल्टरनेट मॉडल क्या है? हिंदू राष्ट्र के जवाब में आप जनता को क्या देना चाहते हैं? मुझे लगता है मीडिया ज़्यादा किसी दबाव की वजह से शायद नहीं कवर कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे फिर भी सुनाई देता है, कुछ यूट्यूब चैनल्स दिखाते हैं। जो नैरेटिव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सामने रख रही है, वो एक बहुत सशक्त, बहुत मजबूत ऑल्टरनेटिव नैरेटिव है इस देश के लिए। न्याय की बात करना, हर वर्ग के लिए न्याय की बात करना, खास तौर पे उस वर्ग के लिए जो वाकई पिछड़ा है, जिसको पिछले 75 साल नहीं, पिछले सैकड़ों सालों से वो दबा हुआ है, शोषित है, उसकी बात करना। और उसकी बात कैसे करोगे आप? उसको आप गिनोगे ही नहीं तो आप उसके लिए क्या नीतियां बनाओगे? तो पहली मांग हमारी जाति जनगणना की है।
आपको पहले संख्या तो मालूम हो, किसकी बात कर रहे हैं आप, कितने ओबीसीज हैं, कितने ईबीसीज हैं, कितने बैकवर्ड्स हैं, कितने दलित हैं, कितने एसटीज हैं, कितनी माइनॉरिटीज हैं, सबकी चर्चा तो हो। लेकिन ये बताइए कि आपकी भावना अच्छी है। पहली भारत जोड़ो यात्रा, उसमें मैंने भी कई राज्यों में सफ़र किया राहुल गांधी के साथ, और मैंने देखा उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा से लेके मैं कश्मीर तक गई जब उन्होंने रात यात्रा वहाँ पे ख़त्म की अपनी। और ये मैं अपने दर्शकों के साथ भी बांट चुकी हूँ और आपको भी बताना चाहती हूँ कि वाकई ट्रिमेंडस इम्पैक्ट था। और मैंने शायद किसी दूसरी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी का इतना असर भारत में नहीं देखा जितना भारत जोड़ो यात्रा में। इससे एक उम्मीद भी पैदा हो रही थी कि एक ऑल्टरनेट मॉडल मिल रहा है भारत को, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी पुराने भारत, जो मिला जुला संस्कृति का भारत था, उसमें यकीन रखना चाहते थे। पहली बार मैंने देखा आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद कश्मीर का जो आम आवाम था वो सड़कों पर निकला और उसने किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लिया। ये इतनी, इससे ज़्यादा शानदार बात नहीं हो सकती। यहाँ राहुल गांधी एक उम्मीद बनाते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए, भारत जोड़ो ये जो न्याय यात्रा है, समझ में नहीं आता ये यात्रा आप किस लिए कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, न्याय के मायने क्या हैं। ये कोई खला में ये कोई विचार है, एक एब्स्ट्रैक्ट कोई विचार है जिसमें खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं है कि न्याय का मतलब क्या है। आप बताने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं कि आखिर ये दूसरी यात्रा आप क्यों कर रहे हैं। देखिए, हर दूसरे तीसरे दिन राहुल गांधी उसको और एक आयाम उसका बताते हैं। जैसे कल उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि 50% का जो कैप है आरक्षण पर, वो कैप कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस हटाएगा जब हम सरकार में आएंगे। ये एक, मुझे नहीं लगता कोई एब्स्ट्रैक्ट बात है, ये तो बड़ी क्लियर, बड़ी स्पष्ट बात है। ये वो आरक्षण है जिसके खिलाफ मोहन भागवत जी आज से नहीं लगे हुए, आरएसएस शुरू से लगी हुई है कि साहब आरक्षण नहीं होना चाहिए इस देश में। राहुल गांधी ने कहा 50% का जो सीलिंग है वो भी टूटनी चाहिए। इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है? आप इसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे कह रहे हैं? इस बयान के अलावा मुझे बताइए कोई चीज, इस बयान के अलावा आप मुझे बताइए। मैं कह रही हूँ, आप जिन राज्यों में जा रहे हैं, आप देखिए अभी वेस्ट बंगाल में होके आए राहुल गांधी, वहाँ जो लोकल आपके अलायंस पार्टनर्स हैं वो तक आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। लोकल जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो इसे खतरा मान रहे हैं अपने लिए। मुझे ये लगता है, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखती हूँ, कि आपके दुश्मनों ने आपको इस बात का मशवरा दिया कि ऐसे वक्त में जहां अलायंस को साथ में बना के रखना था, जहां एक आवाज़ में इंडिया अलायंस को भेजना था, ऐसे में राहुल गांधी का एक तरह का ये वैनिटी प्रोजेक्ट है, ये दूसरी यात्रा। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक राहुल गांधी है क्या? कि अगर वो यात्रा निकालें तो दिल्ली में बैठे हुए मीडिया वालों को लगता है कि साहब यात्रा पे क्यों निकल गए, वो दिल्ली में आकर मीटिंग्स लें, अरे इन्हें तो सड़क पर होना चाहिए, दिल्ली में बैठे रहते हैं। तो राहुल गांधी क्या करे, ये बता दीजिए मुझे। इस पार्टी में एक पूरी बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी बनी हुई है, मुकुल वासनिक जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी, ये सब बड़े नेता हमारे इसमें शामिल हैं जो अलायंसेस की बात कर रहे हैं। इस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं जो लगातार इंडिया की बैठकें जूम पर या वैसे बुलाते रहते हैं। तो राहुल गांधी एक अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो लोगों को लगता है राहुल गांधी वहां है तो इंडिया अलायंस कौन कर रहा है? अकेले राहुल गांधी नहीं है ना इस पार्टी में, सबको एक काम दे रखा है इस पार्टी ने। मेरा काम प्रवक्ता का है, मीडिया डिपार्टमेंट चलाने का है, मैं वो चला। नहीं, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी की जो आलोचना है कभी कभी अनजस्टिफाइड होती है। जैसे आपने जब ये बात आपने बोली है कि राहुल गांधी सड़क पे आते हैं तो कहा जाता है दिल्ली में। लेकिन चलिए मैं दूसरी बात पे आती हूँ, इसी का दूसरा हिस्सा इस बातचीत का। आप क्या इस बात को मानेंगे कि आपका जो मैसेज है न्याय यात्रा का, उसे आप ज़मीन पर उतारने में नाकाम रहे हैं? ये मैं आपको बता सकती हूँ एक पत्रकार के तौर पर, जिसकी जनता की नब्ज़ पे जिसका हाथ रहता है। मैंने आपको बताया कि बहुत शानदार रही आपकी पहली भारत जोड़ो यात्रा, और शायद इससे बेहतरीन काम मैं कहती हूँ ये देशभक्ति का काम था जो राहुल गांधी ने किया। लेकिन उतनी ही मेरी असहमति है इस बात से कि जो दूसरी यात्रा निकाली गई, ऐसा लगता है इसके पीछे कोई सोच नहीं थी, इसका समय गलत था, इसका मैसेज भी ग्राउंड पे नहीं उतर पाया है। मैं इसमें सहमत इसलिए नहीं हूं अर्फा जी, अभी 24 दिन हुए हैं इस यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा भी पहले के 1 महीना लोगों ने उसको संशय की दृष्टि से देखा था। लोगों को शक था, अरे ये राहुल गांधी यात्रा पूरी भी करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बीच में ही चले जाएंगे। ये सब बातें हम ही सुनते थे, रोज सुनते थे। महीना गुजरा, लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया, अरे साहब ये तो चले जा रहा है, पाँव में छाले हो रहे हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, फिर भी चले जा रहा है, ये तो मामला कुछ और है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 24 दिन में आप अभी कोई जजमेंट मत दीजिए, आप इंतजार कीजिए। वक्त कहाँ है आपके पास? मार्च 20-22 तक ये यात्रा चलेगी। आप देखिएगा कैसे इस देश में नया संवाद, एक नए नैरेटिव जिसकी बहुत आवश्यकता है, वो इस देश के कोने कोने में गूंजेगा।
आपके उस बयान पे आ जाती हूँ जहाँ राहुल गांधी ने 50% जो उन्होंने कहा कि हम वो कैप हटाकर और आरक्षण बढ़ाएंगे। यही जो कास्ट सेंसस की बात थी, ये विधानसभा चुनाव से पहले भी कही गई थी और ऐसा लगा कि एक तरह से एक तुरुप का ऐसा पत्ता था जिससे धराशायी हो जाएगी तमाम धर्म पर आधारित राजनीति। लेकिन जब मैंने सफ़र किया राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान, आपके कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्य के नेता और कार्यकर्ता वही कन्विंस नहीं है। उन्हें ही नहीं लगता कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। ज़मीन पर आपका ये मैसेज जो आला कमान कहता है, जो राहुल गांधी कहते हैं, जो सोनिया गांधी कहती हैं, जो प्रियंका गांधी कहती हैं, जो खड़गे साहब कहते हैं या मुकुल वासनिक कहते हैं, आपके पार्टी के खुद के नेता, राज्य के स्तर के नेता और कार्यकर्ता तक ना तो बात पहुंचती है, ना खुद ही वो इस बात में यकीन रखते हैं। किसी ने नहीं कहा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। इसलिए आप देखिए कि उसका कोई इम्पैक्ट, कोई असर हुआ ही नहीं चुनाव में। तो ये फिर जिन्होंने नहीं कहा उन्होंने नतीजा भी देख लिया, तो कहना चाहिए था। तो लोकसभा में ऐसा ही होगा क्या? नहीं, अब देखिए, आप तेलंगाना में हमारी सरकार बनी और वहां कास्ट सेंसस घोषणा कर दी गई। कर्नाटका में आप जानते हैं। तो लगातार लोगों को भी, हमारे नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी, बाकी नेता हमारे कुछ दिल्ली में बैठकर अगर कह रहे हैं, तो सिर्फ वो दिल्ली में बैठकर नहीं कह रहे, पूरे देश का अनुभव लेकर कह रहे हैं। 4000 किलोमीटर कोई व्यक्ति चलकर अनुभव लेता है, लोगों से मिलता है, इतने लोगों की बात सुनता है, तो जाहिर सी बात है कि उसने कुछ समझा इस देश को। अगर वो कुछ कह रहा है तो लोगों को गंभीरता से, हमारे बाकी नेताओं को लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, मैं अपने डिपार्टमेंट को चलाता हूं तो मैं कूप मंडूप बन जाता हूं, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा नहीं होता। इसलिए सुनना चाहिए और सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। तो मार्च तक क्या साबित कर देना चाहते हैं राहुल गांधी? इस देश की जो आत्मा है वो नहीं है जो आपको भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। ये देश इस नफरत से भरा हुआ नहीं है एक दूसरे के प्रति। ये मैं इसके प्रति मैं आश्वस्त हूं, हमारी पार्टी आश्वस्त है, मेरे नेता आश्वस्त हैं। इस देश की भावना ही कुछ और है, वो इस शोर में सुनाई नहीं देती, इस तड़क भड़क में जो इवेंट्स की होती है उसमें दिखाई नहीं देती। वो आपको दिखने लगेगी, वो आपको सुनाई देगी। ईवीएम को लेकर काफ़ी तरह की चर्चाएं हो रही हैं, एक तरह का खामोश आंदोलन चल रहा है ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर। आप मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है ईवीएम को लेकर? क्या अगर ईवीएम से ही चुनाव हुआ तो क्या आप इस चुनाव में भाग लेंगे? क्या आप सैद्धांतिक रूप से इस बात से सहमत हैं? क्या आपके अंदर इतना राजनीतिक साहस है कि अगर आपको ईवीएम पे शक है तो आप कहें कि आप इस प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे? देखिए, इसका जवाब तो मैं फिलहाल तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये कठिन सवाल है और इसकी मुझे लगता है सबसे बात करके ही इस पर कोई अमल करना चाहिए या कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ईवीएम पे जो संशय है लोगों को, हमारे नेताओं को भी है, हमारे कई वर्कर्स को भी है, इंडिया अलायंस के कई नेताओं को भी है और कई वोटर्स को भी है कि साहब, सिंपल सी मांग है कि जो वीवीपैट्स हैं उसको अलग निकालकर उसको भी मतपेटी में डाला जाए और दोनों की काउंटिंग हो। सिर्फ इस मांग के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। चुनाव आयोग हमें मिलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पर। तो ऐसी क्या बात है? फिर जब ये खुलासा हुआ कि बीईएल में जो डायरेक्टर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो संशय बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। लोकतंत्र पे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे किसी एक व्यक्ति, किसी एक वोटर का भी शक हो तो उस शक को दूर करने का फर्ज हम सबका है। बिल्कुल सही बात है। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? अभी लगातार आंदोलन तो चल ही रहे हैं, हम मांग भी कर रहे हैं, चुनाव आयोग से फिर से मांग कर रहे हैं, साहब मिल लीजिए हमसे, हमारी मांग पे जरा विचार करिए। फिर उसके बाद लोग हैं हमारे साथ, लोग जुड़ेंगे और कारवां आपको लगता है कि आपको बराबरी का एक तरह से, जिसे अंग्रेजी में लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो मिल पा रहा है? जहां तक ईडी हम देखें, सीबीआई देखें, आईटी देखें, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे खतरा है। जिस तरह से जुडिशरी इस बात को, पूरे मुद्दे को ले रही है, अब ये देखिए आपके फिर से एक के बाद एक लगातार जो है वो इस भट्टी में कोयला डालना जारी है कि एक तरफ रोजगार और आर्थिक समस्याएं उन मुंह बाए खड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ देखिए ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई है, अभी यूसीसी का बिल पास हो गया है वहाँ, उत्तराखंड में देखें तो लगातार वो जो ज़ॉम्बी वोटर है उनका, उसको फीड कर रहे हैं ये। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या ये मान के चल रही है कि इस 40% वोट के अलावा हमें 60% पे काम करना है? क्या आपने इनके ऊपर उम्मीद छोड़ दी है कि 40% पे हमें बात नहीं करनी? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि इस देश की आत्मा और भावना पर भरोसा है। ये देश, हम में से कुछ लोग कुछ वक्त के लिए ज़रूर जोश में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन गाहे बगाहे फिर से हमें समझ में आता है कि साहब
इस तरह से तो रोजी रोटी नहीं चलने वाली, इस तरह से तो समाज के आपस का जो ताना बाना है वो नहीं चलने वाला, और ये देश बिना उस ताना बाने के चल भी नहीं सकता। अगर फिर से अभी ये चुनाव जीत जाते हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आप देश को किस तरह बदलते हुए देख रहे हैं? विपक्ष की भूमिका क्या बचेगी? कई तो कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये बड़ा मुश्किल होगा कि इन्हें जेल के बाहर देखा जाए। देखिए, आज़ादी के आंदोलन में भी कई बार जेल जाना पड़ा, तो इससे थोड़ी कोई घबराता है। हम में से तो कोई नहीं घबराता, जाना है तो जाएंगे, लेकिन इस देश को डूबने से ज़रूर बचाएंगे। और मुझे भरोसा है, वैसे तो मैं नहीं मानता कि अगला इलेक्शन में ये जीत रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इनकी ये डगर आसान होगी। आज नितिन गडकरी जी का भी हमने कुछ वाक्य सुने, अच्छे लगे सुनकर, तो इनके भीतर जो परेशानियां हैं वो सुनाई देने लग गई हैं। भीतर भारतीय जनता पार्टी के और संघ के भी एक बहुत ऊहापोह हो रही। वो भी समझते हैं कि ना केवल ये देश खतरे में है, वो भी समझते हैं पूरी की पूरी भाजपा खतरे में है। दो लोग एक पार्टी को, एक संगठन को, एक संविधान को, एक देश को, चुनाव आयोग को, एजेंसीज को, मीडिया को, सबको हाईजैक करके बैठे। वो किसको पसंद आएगा? तीसरे को नहीं पसंद आएगा। आप मेरी बात कर रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी में तीसरे को नहीं पसंद आ रहा जो हो रहा है, ये दो लोग जो कर रहे हैं। लेकिन हमने दुनिया भर में इस तरह के उदाहरण देखे हैं कि लोकतंत्र को इस तरह से काबू में करके एक पॉलिटिकल पार्टी या एक नेता लगातार सत्ता में बना रह सकता है। हमने रूस से लेकर और टर्की से लेकर तमाम तरह के भारत, पूरी दुनिया के इतिहास में इस तरह के उदाहरण हैं। क्या आपको लगता है कि भारत इस तरह की किसी संभावना या आशंका के लिए तैयार हो रहा है? यहाँ अनेकताएं बहुत हैं, यहाँ विविधताएं बहुत हैं, इसीलिए तो ये विविधताओं से डरते हैं, इसीलिए तो ये सबको यूनिफॉर्म करना चाहते हैं कि सब एक जैसे हो जाओ, सब एक तरह के कपड़े पहनो, एक तरह का खाना खाओ, एक तरह की पूजा करो, एक तरह के भगवान को पूजो, एक तरह की पार्टी को वोट दो। ये क्यों चाहते हैं? एक भाषा में बात करो, क्योंकि इन विविधताओं की वजह से ये आज तक रुके हैं। 100 साल से आरएसएस क्यों नहीं सफल हुई? इन विविधताओं की वजह से। और ये विविधताएं इनको इस में कामयाब नहीं होने देंगी जो रूस में हुआ या टर्की में हुआ या और कई देशों का आप उदाहरण दे रहे हैं। अब आखिरी सवाल आपसे, एक के बाद एक अलायंस पार्टनर्स भी छोड़ रहे हैं, आपकी कांग्रेस में भी जिस तरह के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई डूबती हुई नाव है, इसमें चूहे सबसे पहले निकल जाते हैं। चलिए चूहे मान लें उन्हें या हाथी माने, जो भी माने, क्या कहना है आपका उन पर? मुझे उनके बदल जाने का दुख नहीं है, मुझे अपनी यकीन पर हंसी आती है। मुझे राहुल गांधी को देखता हूं तो वो लगता है कि कितना अजीब सा उसकी ज़िंदगी का सफ़र है कि इन लोगों पर जिन पर हम सब भरोसा करते हैं, वो जब भरोसा तोड़ते हैं तो बुरा लगता है। लेकिन मुझे लगता है इस सफ़र में कई लोग छोड़कर जाएंगे, कई नए लोग जुड़ भी रहे हैं, नौजवान आते हैं, जुड़ रहे हैं। इस बार मैं पिछले 6-8 महीने से इस देश में बहुत राज्यों में गया, जिस तरह से नौजवान जुड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उनकी जगह बनाने की आवश्यकता थी। अच्छा है, आने दीजिए नए लोगों को और जाने दीजिए जिनको जाना है। ये टेस्ट है, इस परीक्षा में सब सफल भी नहीं होंगे। हर एक व्यक्ति के बस की नहीं होगी कि हर हफ्ते कोर्ट जाना पड़े जैसे कि मुझे जाना पड़ता है, या 50 घंटे ईडी को झेलना जैसे राहुल जी ने झेला या सोनिया जी ने झेला। खड़गे साहब को इस उम्र में ईडी ने समन किया। हमारे डीके शिव कुमार जी कितने वक्त तक अंदर रहे, चिदम्बरम साहब कितने वक्त तक अंदर रहे। सब में वो मादा नहीं होता है। तो जिसमें मादा है वो लड़ेगा और अंत तक लड़ेगा। जिसमें मादा नहीं है, आज़ादी के वक्त एक नारा लगता था कि आज़ादी की इस लड़ाई में 2 तरह के लोग हैं, जो मजबूत हैं वो जंग में गए और बाकी सारे संग में गए। तो जाने दीजिए जो बाकी जो मजबूत नहीं है उनको, बाकी संग में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन खेड़ा जी इस बातचीत के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि भारत इस चुनाव के बाद ऐसा ना हो कि वन पार्टी रूल की तरफ आगे बढ़े। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, पत्रकार होने के अलावा, जो भारत के संविधान में यकीन रखता है और भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में मेरा यकीन है। मैं ये मानती हूँ कि मैं नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी लोकतांत्रिक भारत में रहें, यही सबसे बेहतर है। उम्मीद हम ये करते हैं विपक्ष मजबूत बन के उभरेगा अब इस चुनाव में, और भारत का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसे हम बचा के रखेंगे। एक बात कहूँ, मजबूत होकर विपक्ष निकलेगा, मैं ये नहीं मानता। एक मजबूत विपक्ष भाजपा में आपको मिलेगा। वाह। और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि विपक्ष में जब होती है भाजपा तो बहुत और सरकार में हम बेहतर होते हैं। तो जिसका काम उसी को साजे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।